बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस रिसर्च मेथड्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फार्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम। कोई रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है या कैसे उसको सोचा जा सकता है कि किस टॉपिक पे हम रिसर्च करें। इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। याद होगा आपको जब मैंने लास्ट टाइम रिसर्च प्रोसेस की बात की थी, तो रिसर्च प्रोसेस में आपने देखा कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो क्या था? फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब कि सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो कौन सा काम करते हैं? रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं या रिसर्च प्रॉब्लम सोचते हैं कि हमारा टॉपिक क्या होगा। रिसर्च प्रॉब्लम हमें एक डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है, जो कि हमें और हमें सुपरवाइजर को कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इसका मेन जो फंक्शन होता है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम का, कि वो डिसाइड करना होता है कि व्हाट यू वांट टू फाइंड अबाउट, मतलब कि हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं और किस चीज के बारे में फाइंड करना चाह रहे हैं। वो रिसर्च प्रॉब्लम हमें चाहिए होता है किसी भी रिसर्च के लिए। इसकी अगर आप डेफिनेशन करें तो वो किस तरह हो सकती है? एनी क्वेश्चन that you want answered and any assumption or assertion that you want to challenge or investigate can become a research problem or research topic for your study. It should be clear, concise, complex and arguable. कोई भी assumption या statement जिसको चैलेंज किया जा सके या इन्वेस्टिगेट करके आप अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर सकें, वो आपके पास स्टेटमेंट, वो आपके पास assumption क्या होगी? रिसर्च प्रॉब्लम, या उसको आप रिसर्च टॉपिक का नाम देंगे। इट शुड बी क्लियर। क्लियर का मतलब क्या है कि आपकी ऑडियंस या आपके जो रीडर्स हैं जो आपका रिसर्च वर्क पढ़ेंगे, उनको इजीली समझ आ जाना चाहिए कि आप इस आपका अगर ये रिसर्च टॉपिक है तो आपकी रिसर्च किस चीज़ के बारे में है, ये क्लियर होना चाहिए। इट शुड बी कंसाइज। कंसाइज किस फॉर्म में कि ऐसा ना हो कि 3 4 5 लाइनों का आप जो है ना वो एक टॉपिक लिखा हो। ये कुछ पॉसिबल वर्ड्स की कलेक्शन से आप जो है ना एक या 1.5 लाइन का, 2 3 वर्ड्स का भी आपके पास हो सकता है, 3 4 वर्ड्स का भी रिसर्च टॉपिक हो सकता है। तो 1 लाइन का या 1.5 लाइन का आप रिसर्च टॉपिक लिखें। उसके बाद है इट शुड बी कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स का मतलब है जैसे कि क्लियर की बात की कि क्लियर होना चाहिए ऑडियंस के लिए, रीडर्स के लिए, उनको इजीली समझ आ जाना चाहिए। तो इतना भी क्लियर ना हो कि वो बिल्कुल ही आसान हो, वर्ड या हो की फॉर्म में ना हो, कोई क्वेश्चन ना हो सीधा सीधा कि जिसका आंसर आपको यस और नो की फॉर्म में मिल रहा हो, बल्कि ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिससे आगे फर्दर कोई फैक्टर्स निकल सकें, फैक्टर से मजीद क्वेश्चंस हम निकाल सकें, फिर उनको हम स्टडी कर सकें। इट शुड बी आर्गुएबल। आर्गुएबल का मतलब है कि आप वो जो आपका टॉपिक है वो डिबेटेबल होना चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन करता है या आप ही क्वेश्चन उसमें से निकलते हैं तो आप उसको आंसर कर सकें, मतलब कि अथेंटिक होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, इसकी एक एग्जांपल है कि आप को अगर आपने कहीं जाना है सफर पे, तो आपको पता है कि अगर आपकी डेस्टिनेशन आपके पास नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा कि मैंने जाना किधर है, तो फिर क्या होगा कि आपका टाइम ज़ाया, आपके पैसे ज़ाया, जो भी आपने रास्ते में सारा ज़ाया हो जाएगा। तो अगर बाद में आप फिर कहते हैं कि मैं तो इधर जाना था, तो फिर क्या होगा कि टाइम वेस्टेज होगी। फिर आप पहुंच तो गए, लेकिन बाद में आपने डिसाइड किया मैं तो ये करना था। तो सबसे, क्योंकि ये रिसर्च प्रॉब्लम में सबसे पहला स्टेप है, रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है, तो रिसर्च प्रॉब्लम हमें क्या करती है? एक डेस्टिनेशन प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह जब हम किसी सफर पे जा रहे हैं तो डेस्टिनेशन की जरूरत है। ये भी एक सफर ही है रिसर्च का, कि जिसमें हमारे पास अगर टॉपिक होगा तो उसको हम क्लियरली उसको उस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। कर्लिंगर ने इसके बारे में, रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बताया। कहता है इफ वन वांट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है तो पहले उसे उस प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है कि आप कह सकते हैं कि अगर हमें किसी बीमारी का पता हो तो फिर ही डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, या हम खुद अगर इलाज कर रहे हैं तो जब तक बीमारी का पता ना हो तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते। तो जब तक कोई टॉपिक पता नहीं होगा हमें क्लियरली, तो हम उसका जो है
वो सही तरह से आंसर फाइंड नहीं कर सकते। कंसिडरेशन इन सिलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हुए कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्या, इंटरेस्ट। कि रिसर्च प्रॉब्लम आप वो वाला सिलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसको आप टाइम दे सकें। ज़ाहिर है इंटरेस्ट होगा तो फिर ही आप उसको टाइम भी देंगे शौक से। और फिर ऐसा आप टॉपिक ना सिलेक्ट कर लें, ऐसी फील्ड ना सिलेक्ट कर लें जिसमें आपका इंटरेस्ट ही ना हो। अगर इंटरेस्ट ना हुआ तो वो हो सकता है आप मजबूरी में कोई काम भी अच्छा ना करें। तो सबसे पहली बात कि आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसमें रिसर्च करें, उसका टॉपिक सिलेक्ट करें। उसके बाद मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या आता है कि जो आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या आपके पास इतना टाइम है या इतने रिसोर्सेज हैं कि आप उसमें वो अपने टॉपिक को कवर कर सकें। क्योंकि अगर आप कोई थीसिस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से डेडलाइन आ जाती है, तो इस तरह का टॉपिक हो कि उस टाइम के अंदर अंदर आप उसको मैनेज कर लें, या आपके पास इतने रिसोर्सेज हों कि उस रिसोर्सेज के अंदर अंदर आप उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकें। मेजरमेंट ऑफ कंसेप्ट है, अगर आपकी, क्योंकि आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च ही होगी अगर आप किसी कंसेप्ट का उसमें करते हैं। कंसेप्ट के बारे में मैंने बताया था कि जब वो मैंने थ्योरी वाला लेक्चर दिया था, उसमें कंसेप्ट का बताया था कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसके बारे में जो कंसेप्ट देते हैं, नाम देते हैं, अगर उसकी मेजरमेंट करना चाह रहे हैं तो वो उस कंसेप्ट के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि उसके इंडिकेटर्स या फैक्टर्स या क्वेश्चंस कौन कौन से उसके ऊपर बनते हैं। वो अगर क्लियर नहीं है तो आप कंसेप्ट को यूज ना करें, आप वैसे वेरिएबल्स लेके उनके ऊपर स्टडी करें। उसके बाद है लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। आप ऐसा टॉपिक या ऐसी फील्ड सेलेक्ट करें जिसमें आप और आपका सुपरवाइजर एक्सपर्ट हो। अगर आप ऐसी फील्ड सेलेक्ट कर लें, रेलिवेंस भी यही है कि आप रेलिवेंट फील्ड सेलेक्ट करें, रेलिवेंट टॉपिक सेलेक्ट करें। अगर आप कोई ऐसी फील्ड या टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं है, जरूरी नहीं कि हर बंदा हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो ऐसी फील्ड सेलेक्ट करें, कोशिश करें कि जिसमें आप एक्सपर्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर एक्सपर्ट भी बना जा सकता है मेहनत करके। तो अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है किसी टॉपिक पे, फिर आप इसको लेवल ऑफ एक्सपर्टीज पे ध्यान ना दें, आप अपने इंटरेस्ट पे ध्यान दें, आप एक्सपर्ट हो ही जाएंगे कभी ना कभी उसमें। तो उसमें फिर आपका इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। अगर आप कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसमें सेकेंडरी डाटा यूज हो रहा हो, तो फिर आप क्या करें, पहले देखें कि जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट करना है, क्या उसके लिए मुझे सेकेंडरी डाटा जो है मुझे मैंने यूज करना है वो अवेलेबल है या नहीं है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का मैंने बताया था कि प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, ऐसा डाटा होता है जो हम खुद कलेक्ट करें या किसी से खुद कलेक्ट करवाएं। फर्स्ट हैंड डाटा जो आपके पास होता है वो प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, वो ऐसा डाटा होता है कि जो हम किसी बुक से, किसी वेबसाइट से, किसी जर्नल से, किसी रिसर्च पेपर से जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, उधर से वो उठा लें, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा आप देख लें, अगर सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं तो आपका टॉपिक अगर इस तरह के रिसर्च के ऊपर है कि सेकेंडरी डाटा यूज करेंगे तो वो डाटा जरूर होना चाहिए। उसके बाद एथिकल इश्यूज हैं। एथिकल इश्यूज का आपने टॉपिक से जैसे कि सैम्पलिंग करते हुए भी आपने एथिक्स का ख्याल रखना होता है। तो रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते हुए भी आपने देखना है, पहले ही देख लेना है कि मुझे कोई एथिकल इश्यूज ना हो बाद में। क्योंकि लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में, कुछ क्वेश्चंस के बारे में रिस्पॉन्स नहीं करते, तो फिर एथिकल इश्यूज का ख्याल रखते हुए आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करें। उसके बाद स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप यूज करते हुए अपना रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस टॉपिक के ऊपर स्टडी करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि जो है रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो सबसे मेन या फर्स्ट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस में। तो जिस तरह का आपका रिसर्च टॉपिक होगा उसी तरह का ही आपका रिसर्च वर्क होगा। एक अगर आप अच्छा टॉपिक ले लेते हैं तो आपकी क्वालिटी अच्छी होगी आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। तो ये पूरी की पूरी आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है आपके रिसर्च टॉपिक के ऊपर। तो आप रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम इस तरह का लें जो क्वालिटी में बेहतर हो। ये जो स्टेप्स हैं इस को आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप कोई एक क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेजर फील्ड या एक मेजर टॉपिक ले लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके सब फील्ड्स में जाएंगे। सब फील्ड्स में कैसे जाएंगे, आप उसके बारे में अगर तो आपको नॉलेज है तो ठीक है, अगर नॉलेज नहीं है तो आप क्या करें, लिटरेचर रिव्यू करें उस टॉपिक के बारे में। मतलब कि आपने कोई भी फील्ड अगर सेलेक्ट कर ली है,
या कोई भी अगर टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है तो उस टॉपिक के बारे में आप इंटरनेट पे सर्च करें कि इस फील्ड में या इस टॉपिक के बारे में किस किस तरह के रिसर्च क्वेश्चन मौजूद हैं। तो वो आप क्या करें, वो सर्च करें, सर्च करके आप अपने पास एक लिस्ट बनाते जाएंगे। लिस्ट जब बन जाएगी फिर उसमें से आप देखें कि आपको सबसे ज्यादा जो है अच्छा टॉपिक कौन सा लग रहा है, आप उसको उठाएं और उसको आगे लेके उसके ऑब्जेक्टिव बना लें। डिस्कस करते हैं आगे चल के। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको वो जो मेजर फील्ड होगी या मेजर टॉपिक होगा उसको डाइसेक्ट करने में सब फील्ड्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टेप्स क्या है हमारे पास? सबसे पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई अ ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू यू। कोई भी आप ब्रॉड फील्ड ले लें, कोई भी आप टॉपिक ले लें जिसके बारे में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। फिर क्या करेंगे, उसको डाइसेक्ट करेंगे सब एरियाज में। सब एरियाज में डाइसेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, सिलेक्ट व्हाट इज ऑफ मोस्ट इंटरेस्ट टू यू। जैसे कि मैंने बताया कि आपने लिस्ट बना लेनी है सब एरियाज की, तो उसमें से जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जिसके बारे में आपका इंटरेस्ट है उसको उठा लें। फिर क्या करना है, रेज रिसर्च क्वेश्चन। उस टॉपिक में से फिर आपने रिसर्च क्वेश्चन रेज करने हैं। फिर उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव्स बना लें। फिर असेस योर ऑब्जेक्टिव्स, उनको देखें कि आप कर सकते हैं यानी। डबल चेक में फिर वही होगा, वही स्टेप जो पिछला होगा, तो उसको आप दोबारा चेक कर लेंगे कि क्या आप कर सकते हैं स्टडी या नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक एग्जांपल है। स्टेप नंबर 1 में जैसे कि लिखा हुआ है फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, ये एक जनरल टॉपिक ले लिया, ये एग्जांपल है। इस तरह आप अपना कोई भी टॉपिक लेके उसको आप डाइसेक्ट करके आप अपना इंटरेस्टिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, ये आपके पास एक जनरल टॉपिक आ गया। फिर इसमें से अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, इसके बारे में जो रिसर्च टॉपिक्स हैं वो आप फाइंड करें, ढूंढें। वो अगर आपको फॉर एग्जांपल इस तरह के टॉपिक्स मिलते हैं, ट्रेंड्स इन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, इस पे भी रिसर्च हुई होगी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी बिहेवियर, रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑन मोर्टेलिटी। तो इस तरह के टॉपिक्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगे। फिर आपने क्या करना है, ये जो भी लिस्ट आपने बनाई होगी, ज्यादा भी बन सकती हैं, जितना आपको जो सूटेबल लगे टॉपिक वो देख लें। सबसे पहले इसमें से जो टॉपिक इंटरेस्टिंग ज्यादा लग रहा है वो मुझे रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, उसको सिलेक्ट कर लिया स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में जब सिलेक्ट कर लिया, ये स्टेप नंबर 1 में एक ब्रॉड फील्ड ली, उसको डाइसेक्ट किया। स्टेप नंबर 2 में डिफरेंट टॉपिक्स में, उसमें से जो सबसे ज्यादा जिसमें इंटरेस्ट था वो हमने सिलेक्ट कर लिया, रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी आ गया। अब क्या करना है कि इस टॉपिक के बारे में हमने क्वेश्चन रेज करने हैं कि व्हाट हैपेंस टू फर्टिलिटी व्हेन मोर्टेलिटी डिक्लाइंस। मोर्टेलिटी के डिक्लाइंस होने से फर्टिलिटी पे क्या असर होता है, व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द स्टार्ट ऑफ डिक्लाइन इन द मोर्टेलिटी एंड स्टार्ट ऑफ डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी। उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। ये उस तरह के क्वेश्चन थे जो रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी से रेज क्वेश्चन किए। तो इन्हीं क्वेश्चन की बेस पे अब हम क्या बनाएंगे, स्टेप नंबर 5 में फार्मूलेट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स दो तरह के होते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि मेन ऑब्जेक्टिव और सब ऑब्जेक्टिव, और इनके लिखने का तरीका क्या है, इसको आप इस तरह लिखते हैं, टू फाइंड, टू एक्सप्लोर, टू डिटरमिन, टू डिटरमिन। इस तरह आप जो है ना इनको लिखते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, ये गलती से क्वेश्चन मार्क लग गया मेन ऑब्जेक्टिव में, आपने ये क्वेश्चन मार्क में लगाना। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो टॉपिक से रिलेटेड ही होता है, रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी है। जैसे कि हमारा टॉपिक, तो हमने क्या करना है, इसको लिख लेना है, टू एक्सप्लोर दी या टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, गलती से लग गया। तो हमने ये मेन ऑब्जेक्टिव आ गया। उसके बाद सब ऑब्जेक्टिव में क्या आएंगे, जो आपने क्वेश्चन रेज किए हैं उनमें से आप उनको भी ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं। तो लिख लिया, टू फाइंड आउट लेवल ऑफ डिक्लाइन इन फर्टिलिटी एंड रिलेशन टू द डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी। तो रिलेशन फाइंड कर लेना है, टू असर्टेन द टाइम लैग बिटवीन डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी एंड डिक्लाइन इन फर्टिलिटी, ये जो सेकंड क्वेश्चन था उससे रिलेटेड आ गया। टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चेंजेस इन फर्टिलिटी, तो ये फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि फर्टिलिटी को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में आप क्या करेंगे कि जो आप काम कर रहे हैं क्या उसके बारे में आपके पास टाइम है इतना, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास कॉस्ट है
मैंने बताया था कि रिसर्च करते हुए आप सैंपल लेते हुए आप ये 3-4 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। कौन-कौन सी? क्या आपके पास टाइम है, मैन पावर है इतनी, और आप उसके बारे में एक्सपर्ट हैं, या कॉस्ट है आपकी? ये चीज़ें आपने देखनी होती है सैंपलिंग करते हुए भी। और रिसर्च में भी आप ये चीज़ देखते हैं कि आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, क्या आपके पास टाइम है इतना कि आप इतना टाइम है कि आप इन सब ऑब्जेक्टिव को कर सकें, या ये टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया है उसके बारे में इतना टाइम है कि आप इसको स्टडी कर सकें कंप्लीट। ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल, तो आप के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या इतने या नहीं है? अगर नहीं है तो आपको टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। आपके और आपके सुपरवाइजर के इस एरिया में एक्सपर्ट हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो वही बात, फिर टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। अगर है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डबल चेक में क्या है? डबल चेक में डेट आप वो दोबारा एक दफ़ा पूछ रहा है कि क्या वाकई ही आप ये कर लेंगे काम, अब अपने ऑब्जेक्टिव के साथ आप एग्री हैं? क्या रिसोर्सेज आपको अगर कहीं से फंड लेना है या आपने खुद से मैनेज करना है तो वो आप रिसोर्सेज मैनेज कर सकेंगे या नहीं? क्या वाकई ही आप इसमें एक्सपर्ट हैं? मतलब कि वो एक दफ़ा फिर डबल चेक में ये पूछ रहा है कि आपने क्या वाकई ये काम कर भी लेंगे या नहीं? ये ना हो कि बाद में आप रास्ते में जाके बोलें कि ये काम तो मेरे से हो ही नहीं रहा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल हो रहे। तो ऐसा टॉपिक ना लें जिसके जो दरमियान में जाके आपको छोड़ना पड़े। स्टार्ट में ही आप इसको चेक कर लें कि आप ये टॉपिक के ऊपर स्टडी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। जो भी क्वेश्चन हो आप डिस्कशन क्लास में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।